सबसे पहली बात मैं आप लोगों के मध्य में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ परिचय में। चूँकि मैं एक कवि हूँ, राष्ट्रवाद की कविताएं लिखता हूँ और समूचे देश में आप लोगों द्वारा सीख कर राष्ट्रवाद की अलख को, राष्ट्रवाद की ज्योति को जलाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बातों को आरंभ करूँ यहाँ से कि अमेरिका और रूस बड़े हथियार बना सकते हैं, जर्मनी और चाइना बड़ी बड़ी कारें बना सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में संस्कार बनाने का काम जो केवल भारतवर्ष करना जानता है, इसके अलावा दुनिया का कोई देश करना नहीं जानता। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद क्या 17वीं या 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों से आयात किया हुआ कोई विचार है? बिल्कुल नहीं। मैं रामायण पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुश्रुत, जो आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो श्लोक मेरे समक्ष आया। भगवान श्री राम एक जगह कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका चाहे कितनी भी सोने की क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र की मिट्टी के प्रति प्रेम के मानक जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्थापित किए, यही राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा है। तो कोई बिल्कुल भी ये ना समझे कि हमें राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों से, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो उन्होंने भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की परिकल्पना दी, भारत का राष्ट्रवाद इससे बिल्कुल भिन्न है। बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कहता। वस्तुतः राष्ट्रवाद भाषा की एक रूपता पर नहीं, संस्कृति की एक रूपता पर निर्भर करता है। हमारी संस्कृति, हमारा आचरण, हमारी भाषाएं, हमारा भोजन, हमारा आहार और हमारे विचार, यह समग्र रूप से राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार करते हैं। और दूसरी बात कि राष्ट्रवाद प्राप्ति का माध्यम नहीं है। मैंने भगवान श्री राम का जिक्र किया। राष्ट्रवाद के माध्यम से हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्रवाद प्राप्त करने का साधन नहीं है, राष्ट्रवाद तो देने का साधन है। भगवान श्री राम का उद्धरण मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे धर्म में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शीर्षक या उनका नाम मैंने इसलिए इस मंच पर लिया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्राप्त करने से पहले देना जानते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रवाद की अवधारणा है। राजपाट वो हल्का सा प्रयास कर लेते तो उनके बिल्कुल हाथों में था, लेकिन पिता के वचन और राष्ट्र के मूल्यों को निभाने के लिए उन्होंने राष्ट्र को त्यागना सीखा। इसीलिए राष्ट्र ने उनको भगवान बनाया, उनको भगवान का दर्जा दिया। मुझे एक कथा याद आती है, आप सभी ने सुनी होगी, ऋषि दधीच की। महर्षि दधीच, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया मानवता की रक्षा के लिए। एक प्रसंग जो मैंने सुना था, हमारे पूर्व गृह मंत्री उत्तर प्रदेश रहे बालेश्वर त्यागी जी, उनके पास मैं एक बार बैठा था, तो उन्होंने सन 1965 के युद्ध का एक जिक्र हमसे किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान जी आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में आए और वहाँ पर एक वक्ता जो मेरी ही आयु के रहे, उन्होंने एक भाषण दिया। उनका भाषण ही राष्ट्रवाद की परिकल्पना, मैंने इससे श्रेष्ठ भाषण नहीं सुना। बालेश्वर त्यागी जी बताते हैं कि जिस समय यशवंत राव चौहान जी आयुध निर्माणी मुरादनगर में आए तो एक स्वागत अभिभाषण देने हेतु मेरी आयु के एक वक्ता ने कहा कि रक्षा मंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाना, जब तक कि हमारे देश में लोहा है, हम इस आयुध निर्माणी के कर्मचारी उस लोहे के हथियार बना करके अपनी सेनाओं को देते रहेंगे, लेकिन सेनाओं के हाथ कभी खाली नहीं होंगे। ये बात पूरी नहीं हुई। जो अगली बात उन्होंने कही, यहाँ से राष्ट्रवाद की परिकल्पना आरंभ होती है। उन्होंने कहा कि यदि इस देश का लोहा खत्म हो जाएगा तो हमारे घरों में जितनी चांदी पड़ी है, हम उस चांदी के हथियार बना करके देंगे, लेकिन सेना को खाली हाथ नहीं रहने देंगे। यहाँ पर भी बात आरंभ, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर भी बात समाप्त नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी गृहिणियों के पास में जितना सोना है, वो सोना भी पिघला करके हम हथियार बना देंगे, और यदि सोना भी समाप्त हो जाएगा तो हम सभी अपने प्राण दे देंगे और अपनी सूखी हुई हड्डियों के हथियार बना करके देंगे, लेकिन देश की सेनाओं को बिना हथियार के नहीं रहने देंगे। देश के रक्षा मंत्री को इस प्रकार का आश्वासन जब हमारे देशवासियों ने दिया, जब हमारे युवाओं ने दिया, तब जाकर के राष्ट्रवाद की परिकल्पना और अधिक पुष्ट होती है।
मैं लेट हो गया, मैं पूर्व के वक्ताओं को नहीं सुन पाया। उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के संदर्भ में अनेकानेक बहुत अच्छी बातें बताई होंगी जिससे कि मेरा भी ज्ञानवर्धन होता, किंतु राष्ट्रवर्धन, राष्ट्र के संवर्धन हेतु जो विचार आज हमें चाहिए, उस विचार के संदर्भ में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, युवाओं की बड़ी आवश्यकता है। युवाओं के द्वारा ही जितनी क्रांतियां आई, देखिए राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव कॉन्क्लेव जो कि रिपब्लिक भारत के माध्यम से आज सारे देश भर में इस विचार का जो बीजारोपण हो रहा है, होता चला आ रहा है कई वर्षों से, उसके आज मुझे अंग बनाया गया है इस हेतु। और साथ में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं भी एक युवा हूँ और कई मेरे युवा साथी वहाँ पर भी बैठे हैं। बड़ा जटिल मुद्दा है। छात्रों के ऊपर क्या कहा जाए, हम भी तो छात्र रहे। अभी कुछ ही वर्ष हुए कि जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा, मैं भी तो छात्र रहा हूँ। उन छात्रों को संदेश देना भी मेरा कर्तव्य है और राष्ट्रवाद की ज्योति को बनाए रखना, प्रज्वलित रखना, ये भी मेरा कर्तव्य है। बड़ी दुधारी तलवार है मेरे सामने, लेकिन मैं कवि हूँ तो अपने कवि धर्म का निर्वहन करूँगा। दुधारी तलवार होती हैं, कवियों के सामने अक्सर ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। एक बार मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु के जो गुरु थे, उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया, राष्ट्रकवि स्वर्गीय बृजेंद्र अवस्थी जी से पूछा कि बलिदान किसका श्रेष्ठ है, महात्मा गांधी का बलिदान श्रेष्ठ है या चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान श्रेष्ठ है। बड़ी ही दुधारी तलवार जैसा प्रश्न है। आप किसकी आलोचना करेंगे, किसको महान बताएंगे, कौन महान है, बलिदान किसका श्रेष्ठ है? तो मेरे दादा गुरु जी ने जो उत्तर दिया, वही उत्तर मेरे इस काव्य पाठ की भूमिका में मैं पढ़ता हूँ। ये पंक्तियाँ, मेरे गुरुदेव ने कहा कि गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। गांधी ने धार एक धोती, केवल एक धोती पहनते थे। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध, अरे गांधी जी कुछ तो खाते थे। आज़ाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। बकरी का पीकर दूध, अरे गांधी जी कुछ तो खाते थे। आज़ाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदीगृह भी महलों के अंदर होते थे। आज़ाद मौत की छाया में खंडरों वनों में सोते थे। गांधी मिमियाते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आज़ाद सदा आज़ाद रहा। आज़ाद सदा आज़ाद रहा। यही भूमिका होती है, यही राष्ट्रवाद का फर्क होता है। मुझे गांधी जी के सिद्धांतों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा हृदय चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए धड़कता है। एक बिल्कुल ही नई कविता लेकर के आया हूँ, इसी प्रकार की दुधारी तलवार। यहाँ छात्र आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, और इसके संदर्भ में एक नई कविता मैंने लिखी है अपने युवाओं को संदेश देने हेतु, और साथ में पूरे देश को संदेश देने हेतु कि इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। मैं इस समय पर यहाँ आप लोगों के बीच क्यों हूँ, मैं जंतर मंतर पर क्यों नहीं हूँ, इसका कुछ कारण है। वो कारण ही इस कविता में है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और कवि होने के नाते एक बुरी आदत है मेरी, तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूँगा, एक बार ज़रा आप सभी लोग ज़ोरदार तालियाँ बजा देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कॉकरोच जनता पार्टी, बड़ा ही विसंगतिपूर्ण यह नाम है, क्योंकि मैं तो सुनता आया था कि भारत की माताएं सिंघनी के समान होती हैं, जो कि सिंह के शावकों को जन्म देती हैं। न जाने कब से ये कॉकरोचों को जन्म देने लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये जो विसंगति है, इसी विसंगति पर कलम चलाना कवि का काम है, कवि का धर्म है। और आइए आपको मैं जोड़ता हूँ एक कविता के माध्यम से। आप लोग बस अपना हौसला, अपना आशीर्वाद अपनी तालियों के माध्यम से बना करके रखेंगे। मैं अपनी कविता का आरंभ करता हूँ। छात्र वही जो भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखे। आपने वो स्लोगन्स देखे होंगे, वो पोस्टर्स देखे होंगे जिनमें सीधी सीधी गालियाँ लिखी हुई हैं। छात्र वही जो भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखे। छात्र वही होता है जो कि जन जन का सम्मान रखे।
छात्र वही जो भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखे, छात्र वही होता है जो कि जन जन का सम्मान रखे, छात्र वही जो गुरुओं के सम्मुख निज शीश झुकाता है, छात्र वही जो गुरुओं के सम्मुख निज शीश झुकाता है, छात्र वही जो बड़े बुजुर्गों की शिक्षा अपनाता है, छात्र वही जो बड़े बुजुर्गों की शिक्षा अपनाता है, छात्र वही जो विनय दया का परचम लेकर चलता है, छात्र वही जो अंधियारे में भी दीपक सा जलता है। बुरे आचरण वालों को शिक्षा का पात्र नहीं कहते, जंतर मंतर वाले नेताओं को छात्र नहीं कहते, जंतर मंतर वाले नेताओं को छात्र नहीं कहते। माफ़ कीजिएगा, वे छात्र नहीं हैं, छात्र के रूप में कुछ नेतागण हैं जो कि अपने स्वार्थ की, अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए छात्रों का सहारा ले रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। मेरा संबोधन उनसे है। भोले भाले छात्र वर्ग को जो भूखा बिठलाते हैं, एक अकेले सोनम वांगचुक जी ही नहीं, उनके साथ में न जाने कितने मेरे युवा साथी भूखे बैठे। भोले भाले युवा छात्रों को भूखा बिठलाते हैं, लेकिन खुद छुप छुप कर सारे पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं। देखी होगी आपने वीडियो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। भोले भाले युवा छात्रों को भूखा बिठलाते हैं, लेकिन खुद ये सारे छुपकर पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं। ये ऐसी मिस्ट्री है, युवा साथी जुड़े, ये ऐसी मिस्ट्री है जो कि हमसे क्रैक नहीं होती, ये ऐसी मिस्ट्री है जो कि हमसे क्रैक नहीं होती। मैकडी के बर्गर से हंगर स्ट्राइक ब्रेक नहीं होती, मैकडी के बर्गर से हंगर स्ट्राइक ब्रेक नहीं होती। जाने कैसा वो बर्गर है कि जिसको खाने के बाद में भी भूख हड़ताल चलती ही रहती है। जो भारत में आध्यात्म की ज्योति जगाने वाले हैं, इस समाज से जाति धर्म का भेद मिटाने वाले हैं, जो राधा रानी की सेवा में ही सदा तल्लीन रहे, जिनका जीवन भगवत भक्ति के ही सदा अधीन रहे, ऐसे प्रेमानंद गुरु जी की दुनिया दीवानी है। उनकी बातें हर मजहब के हर ज्ञानी ने मानी हैं। ऐसे संतों को अपमानित करते हो ये घात नहीं है। इस हरकत के कारण ही यह देश तुम्हारे साथ नहीं है, इस हरकत के कारण ही यह देश तुम्हारे साथ नहीं है। नाम रहेगा अल्लाह का, तुम ऐसे नारे गाते हो। ऐसा खूब चल रहा है, अगर आप लोगों के पास क्लिप्स आ रही हैं। नाम रहेगा अल्लाह का, तुम ऐसे नारे गाते हो। विद्यालय को छोड़ छाड़ कर नाम रहेगा अल्लाह का, तुम ऐसे नारे गाते हो। एक मजहब के एक खुदा को तुम सर्वोच्च बताते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम नारा ए तकबीर लगाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम नारा ए तकबीर लगाओ। विद्यालय को छोड़ छाड़ कर तुम सब जंतर मंतर जाओ। मैं कहता हूँ मुझको इन सारी बातों से बैर नहीं है, लेकिन राम को गाली दोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन राम को गाली दोगे, मैं कहता हूं मुझको इन सब बातों से बिल्कुल बैर नहीं है, लेकिन राम को गाली दोगे तो तुम सबकी खैर नहीं है। क्षमा कीजिएगा, यह नई कविता है, मैंने बिल्कुल अभी लिखी, चूंकि अभी यह आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है, इसीलिए मुझे याद नहीं है, शब्दों में अटकाव है, लेकिन भावना पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वर्दी में तैनात सिपाही बीच तुम्हारे खड़े हुए हैं, वर्दी में तैनात सिपाही बीच तुम्हारे खड़े हुए हैं। संविधान की रक्षा हेतु ये सब भी तो अड़े हुए हैं। हमारे सिपाहियों पर हाथ उठ गया। मैं तो वीर रस का कवि हूँ, मैंने तो सिपाहियों को इतना जाना, एक जवान का नाम लेता हूँ, जो युवा पीढ़ी बैठी है उसकी भी स्मृति में वो नाम कौन जाए। एक जवान का नाम अमर जवान हेमराज। हेमराज वह जवान था जिसका कि शीश काट करके पाकिस्तान के सैनिक ले गए थे। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अगर उन पाकिस्तानियों को हमारे देश के बेटे को मारना ही था तो केवल गोली से मार दिया होता, कम से कम उसका शव तो पूरा छोड़ देते। सर काट करके ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे देश के बेटे जो कि सीमाओं पर सर कटा रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई पाकिस्तानियों को जो कि वो हमारे देश के बेटे का सर काट करके ले गई? इस प्रश्न को मैंने अपने गुरु जी के समक्ष रखा। मैंने कहा, गुरुदेव क्यों सर काट करके ले गए वे पाकिस्तानी हमारे देश के जवान का? तो जो गुरुदेव ने उत्तर दिया, वो उत्तर मैं यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ और चेतना मांगता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो कायर पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो कायर पाकिस्तानी इसलिए हिंदुस्तान के फौजी का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सकें, ये पता लगा सकें कि हिंदुस्तानी बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो वो कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता, ये पता लगाने के लिए। और ऐसे वर्दी वाले बेटों के ऊपर हमला किया जाता है छात्रों के आंदोलन के नाम पर। वर्दी में तैनात सिपाही
वर्दी में तैनात सिपाही बीच तुम्हारे खड़े हुए हैं, संविधान की रक्षा हेतु ही ये सब भी अड़े हुए हैं। ये सब सैनिक जान की बाजी अक्सर खेला करते हैं, बड़े बड़े हमलों को ये सब अक्सर झेला करते हैं। क्या झूठा है क्या सच्चा है ये फौजी सब जान रहे हैं, लेकिन यारो तुम सबको भी अपना बच्चा मान रहे हैं। क्या झूठा है क्या सच्चा है ये फौजी सब जान रहे हैं, लेकिन यारो तुमको भी ये अपना बच्चा मान रहे हैं। संयम में सैनिक हैं सारे, ये संयम छोड़ भी सकते हैं। जो वर्दी पर हाथ उठा तो हाथ तोड़ भी सकते हैं, जो वर्दी पर हाथ उठा तो हाथ तोड़ भी सकते हैं। जंतर मंतर का झगड़ा लगता ही नहीं सरकार से है, भाषा बतलाती है कि यह झगड़ा संस्कार से है। भाषा बतलाती है कि यह झगड़ा संस्कार से है। छात्र शक्ति को मत बहकाओ, ये शक्ति चिंगारी है। धोखा देने वालों पर यह पड़ी हमेशा भारी है, धोखा देने वालों पर यह पड़ी हमेशा भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह नई कविता मैंने युवाओं को संबोधन करते हुए लिखी, और क्यों ना लिखूं। भारत ऐसा देश है जहां पर नन्हे नन्हे बालकों ने ही तो क्रांति रची है। मुझे याद आता है नचिकेता का प्रसंग, जो कि यम के पास तक चले गए बिना डरे। मुझे याद आते हैं वे भरत जिन्होंने सिंह के दांत गिन दिए नन्ही सी अवस्था में। मुझे याद आते हैं वे खुदीराम बोस जो कि नन्ही सी उम्र में अंग्रेजों की जो सर्वोच्च दंड हो सकता है फांसी का अपने देश के लिए उसको खा गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है ये कभी भी नकारा नहीं होती। हाँ, उसको कई बुद्धिमान लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बहका जरूर लेते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होता। जोश पूरा होता है, होश पूरा होता है, लेकिन अनुभव की कमी से कई सारे लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस युवा शक्ति के आंदोलन का, इस युवा शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं। ये युवा शक्ति नहीं समझ पाती। मैं भी आंदोलनकारी रहा हूँ। मैं भी अपने गुरुदेव डॉक्टर कुमार विश्वास जी के सानिध्य में मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या जिस समय पर हमारी एक बहन दामिनी जिनके साथ में वो दुर्व्यवहार हुआ, उस समय पर मैंने भी आंसू गैस के गोले से अपनी आंखें भिगोई हैं, वाटर कैनन अपनी छाती पर खाई है। मैं स्वयं भी आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं स्वयं भी इसी विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल आकर के भारत की सत्ता को, भारत की सरकार की जड़ों को कमज़ोर करने का काम करें, अपनी शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के लिए उनके हक में नारे लगाएं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें, ऐसी चीज़ों का एक सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते मैं कभी समर्थन नहीं करता। और समस्त देश से भी इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि वे भी इस प्रकार की किसी भी बनावटी बातों में, किसी भी झूठी बातों में ना आएं। इस आंदोलन के पीछे जो लोग हैं, जो बर्गर खा कर के भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके असली चेहरों को पहचानें। यही मेरा इस मंच के माध्यम से संदेश है। और आइए, अब मैं बहुत अधिक आप लोगों के प्राण नहीं पीता हूँ। देश के फौजियों की बात हुई, 4 पंक्तियाँ उन देश के फौजियों के नाम में समर्पित कर देता हूँ और उसके उपरांत अपना स्थान लेता हूँ। सुनिए कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। माता भारती का पूजन हो रहा है, आप और हम सभी लोग उपस्थित हैं। कौन कौन लोग क्या क्या वस्तुएं उस पूजन में अर्पित कर रहे हैं, इतनी सी इस कविता की भूमिका है। छोटी सी 4 लाइनों की कविता है, सुना करके अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। धनी लोग धन को ही दान दे के आ गए, नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और रिपब्लिक नेटवर्क के माध्यम से समस्त देश को ये अपील करता हूं कि राष्ट्रवाद की ये जो ज्योति है ये अखंड रहनी चाहिए, अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और वे पंक्तियां जो कि आप सब लोगों ने सुनी हैं, हम रहें या ना रहें, यह देश रहना चाहिए। इसी भावनाओं के साथ मेरे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।